निकी बेटी यहाँ रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा। नहीं माँ, अभी मन नहीं है। वैसे भी रोटी बनाने में सीखने वाली कौन सी बात है, आटा गूंदना है और रोटी बनानी है। अरे बेटी, रोटी को बेलना ही तो असली काम है। रोटी गोल होनी चाहिए, नहीं तो ससुराल में मान सम्मान नहीं रहेगा तेरा। हो जाएगा माँ, मैं गोल रोटी भी बना लूंगी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बोलकर निकी सो गई। उसका असली नाम निकिता है। प्यार से सब लोग उसे निकी कहकर पुकारते हैं। निकी का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वो कॉलेज जाती है लेकिन क्लास नहीं करती, यहाँ वहाँ गप्पे लड़ाती रहती है। कॉलेज के लड़के उसके पीठ पीछे उसे गवार कहकर पुकारते हैं। ए सुन, ये निकी कितनी गवार है, उसे कुछ भी नहीं पता। गवार है तो क्या हुआ, सुंदर कितनी है वो। आजकल गुण कौन देखता है भाई। वो इतनी सुंदर है कि किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से उसकी शादी हो जाएगी। सच में निकी सुंदर तो बहुत है, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता का घमंड भी है। निकी अक्सर कहती है, मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से शादी नहीं करूँगी, मुझे तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। कॉलेज खत्म हो गया और निकी कॉलेज में फेल हो गई। उसके पिता ने उससे कहा, बहुत हो गई पढ़ाई बढ़ाई, अब तुम शादी कर लो निकी। वैसे भी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं है। ठीक है पापा, आप मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर लाइए, मैं शादी कर लूंगी। निकी के पापा निकी के लिए लड़का ढूंढने लगे। निकी इतनी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। निकी के लिए एक के बाद एक लड़कों के रिश्ते आने लगे। निकी ने एक अमीर सरकारी नौकरी वाले लड़के को चुन लिया। उस लड़के का नाम गोपाल था। कुछ ही दिनों के अंदर गोपाल और निकी की शादी हो गई। निकी अब ससुराल चली गई। उसने सोचा, अमीर घर में आ गई हो, अब तो पैर पर पैर रखकर आराम से जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी फिर गया। उसकी सास विमला ने कहा, बहू, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? ये सुनकर निकी ने अपने ही मन में सोचा, मुझे तो बस चावल उबालना आता है और 2-3 सब्जियां भी बना लेती हूँ, लेकिन ये सब सासू माँ को नहीं बोल सकती। इसके बाद निकी ने अपनी सास से कहा, हाँ माँ जी, मुझे सब कुछ आता है, खासकर चावल बनाना। मैं इतने अच्छे चावल बनाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, हम चावल नहीं खाते, हमें शुगर की प्रॉब्लम है, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। रोटी? हाँ, अच्छी बात है, रोटी खानी भी चाहिए। हम सभी को रोटी खाना बहुत पसंद है, गोल गोल रोटी। तुम्हें गोल रोटी बनाने आती है ना? निकी मुश्किल में पड़ गई। उसने कहा, हाँ, रोटी बनाना किसको नहीं आता है। तो जाओ, हम सबके लिए गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां बना कर लाओ। हाँ, कितने लोगों के लिए माँ जी? 10 लोगों के लिए। मेरे रिश्तेदार तुम्हें देखने आए हैं ना, सबके लिए गोल गोल रोटी और कटहल की सब्जी बनाकर ले आओ। फिर निकी रसोई में चली गई और कटहल की सब्जी चूल्हे पर रखकर आटा गूंदने लगी। आटा गूंदकर बेलन से रोटी बेलना शुरू कर दिया, लेकिन रोटी गोल होने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। अरे ये क्या, ये तो गोल की जगह इंडिया का मैप बन रही है। हाँ हाय, अब मैं क्या करूँ? घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। निकी बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन रोटियां गोल नहीं बनी। कभी इंडिया का मैप बना तो कभी अमेरिका का। निकी अब परेशान हो गई। मुझसे नहीं हो रहा ये, एक काम करती हूँ, माँ को कॉल करती हूँ। निकी ने अपनी माँ को कॉल किया। सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी बेटा।
हाँ माँ, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, लेकिन अब मैं क्या करूँ बताओ तो। निकी की माँ रोटी बेलने के लिए उसे समझाने लगी, लेकिन फिर भी निकी गोल रोटी बेल ही नहीं पाई। उधर विमला चिल्लाने लगी, बहू कहाँ रह गई तू? रोटी सब्जी हुई कि नहीं? हाँ माँ जी, हो गई है। निकी ने कटहल की सब्जी और रोटियां लाकर सबके सामने रख दिया। रोटियां देखकर सब लोग गले फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। ये रोटी है। ऐसी रोटी तो मैं बचपन में बेलती थी, बहू को रोटी बनानी नहीं आती। ये कैसी बहू लाई है विमला? गोल रोटी ही नहीं बना सकती तो घर कैसे संभालेगी ये? सबके सामने निकी की बहुत बेइज्जती होती है। सब लोग खाना खाकर चले गए। तब विमला ने निकी को बहुत डांटा। फिर डांट खाकर निकी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसका पति गोपाल भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अगर तुम पहले ही बता देती कि तुम इतनी निकम्मी हो तो तुमसे शादी ही नहीं करता मैं। कल मेरे दोस्त आने वाले हैं तुम्हारे हाथ की रोटियां खाने। कल भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं गोल रोटी बना लूंगी। लेकिन कैसे? सुनो निकी, अगर कल रोटी गोल नहीं बनी ना तो मैं तुम्हें वापस मायके छोड़ आऊंगा। निकी को रात भर नींद ही नहीं आई। वो बस गोल रोटी कैसे बनाया जाए ये सोचने लगी, लेकिन उसे कोई आइडिया ही नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल के दोस्त लोग आ गए और निकी से कहा, लो भाभी, हम लोग आ गए तुम्हारे हाथ की गोल गोल रोटियां खाने। अब बस जल्दी से हमें रोटी बनाकर खिला दो। हाँ, क्यों नहीं, बैठो अभी लाती हूँ। निकी रसोई में आटा गूंदने के बाद रोटी बेलने लगी, लेकिन रोटी आज भी गोल नहीं हो रही थी। पास ही में निकी ने आटा गूंदने के बाद पेड़े बनाकर रख दिए थे। तभी उसका पैर फिसल गया और वो एक पेड़े के ऊपर बैठ गई। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। निकी खड़ी हुई तो देखा कि वो जिस आटे के पेड़े के ऊपर बैठ गई थी वो पूरा गोल हो गया था। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, मैं तो ऐसे ही गोल रोटियां बना सकती हूँ। बस और क्या, निकी एक के बाद एक पेड़े के ऊपर बैठने लगी और रोटियां गोल बनती रहीं। वो रोटियां लेकर गोपाल के दोस्तों के पास आई। गोल रोटी देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। गोपाल भी खुश हो गया और विमला भी। अरे वाह, रोटी तो पूरी तरह से गोल बनी है। हाँ, बहुत अच्छे बहू, तुम तो सीख गई। हाँ भाभी, गोल गोल रोटियां खाकर तो मजा ही आ जाएगा। वो लोग बड़े ही चाव से रोटियां खाने लगे। अरे भाभी, और रोटी बनाकर लाइए ना। निकी रसोई में चली गई। तभी गोपाल का एक दोस्त अचार मांगता है। अरे गोपाल, थोड़ा अचार मिल जाता तो बढ़िया होता। हाँ, तू रसोई से जाकर ले आ। जाकर भाभी को बोल दे, वो दे देंगी। वो लड़का उठकर रसोई के पास गया तो देखा निकी पेड़े के ऊपर बैठ कर रोटियां बना रही है। वो सभी को बुलाकर ले आया और सभी ने ये देख लिया। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बनती है गोल रोटी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, इसीलिए तुम अपने पिछवाड़े से गोल रोटी बना रही हो। लानत है तुम पर, मेरे दोस्तों को ऐसी रोटी खिला रही हो तुम। बेटा, इसे अभी मायके छोड़ कर आ, ये हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। निकी बहुत रोने लगी, लेकिन गोपाल उसे लेकर उसके मायके चला आया और उसे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। फिर निकी की माँ ने निकी से कहा, देखा बेटी, इसीलिए बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि रोटी बनाना सीख ले। मुझसे गलती हो गई माँ, मैं अभी सब सीख लूंगी।
निकी ने अपनी माँ से गोल रोटी बनानी सीख ली और बाकी सब कुछ भी बनाना सीख लिया। उसके बाद उसने गोपाल और अपनी सास से जाकर माफी मांग ली और उन्हें गोल रोटी बनाकर खिलाई। गोपाल और विमला ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से अपना लिया। ऐसे ही गोल रोटी ने सबका दिल जीत लिया और इस दिन के बाद से निकी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। अंजलि और मीनाक्षी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं और दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। अंजलि एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता फल बेचने का काम किया करते थे। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? ओह हेलो मीनाक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छा ये बताओ, पिकनिक में कौन सी ड्रेस पहनने वाली हो? अगर मुझे तुम्हारा पता चल जाएगा तो मैं भी सेम कलर का ड्रेस ही खरीद लूंगी। बहुत मजा आएगा, सब लोग हमें ही देखेंगे। वो शायद मैं पिकनिक पर ना जा पाऊँ क्योंकि पिकनिक की फीस बहुत ज्यादा है और पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। पर तुम खूब एंजॉय करना, ठीक है? ओहो कम ऑन यार, तुम टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ ना। मैं अपने डैडी से बोलकर तुम्हारी भी फीस भरवा दूंगी। सो जस्ट चिल यार। नहीं अंजलि, ये ठीक नहीं होगा। मैं अपने घर पर क्या बोलूँगी? अरे बोल देना कि प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारी फीस माफ कर दी है। तुमने क्लास में टॉप किया था ना, इसलिए। अगर तुम नहीं गई फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी अंजलि को मना नहीं कर पाती है। अंजलि इसी तरह कई मौके पर मीनाक्षी की मदद किया करती थी। मीनाक्षी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो अंजलि को पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन उन दोनों की दोस्ती अंजलि की माँ अवंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन अंजलि की माँ कहती है, अंजलि, तुमने जो नए जूते लिए थे वो कहाँ पर हैं? मम्मी वो जूते तो मैंने तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? इससे मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुमने वो जूते मीनाक्षी को दे दिए हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि उस लड़की ने अपना मतलब निकालने के लिए ही तुमसे दोस्ती की है, क्योंकि तुम अमीर हो और वो गरीब है। उसके पास अच्छी चीजें नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। उसके साथ रहोगी तो इससे तुम्हारा स्टेटस डाउन होगा बेटा। अंजलि अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बहुत समय बीत गए और अब दोनों सहेलियाँ कॉलेज में भी एक साथ पढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया था। अंजलि की सोच अब अपनी माँ की तरह ही हो गई थी। अंजलि अभी भी मीनाक्षी को अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन जाने अनजाने में अंजलि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही ना, इतना हाई प्राइस का जो है, सबसे बेस्ट ब्रांड का है ये। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो ब्रांड वगैरह के बारे में कहाँ से पता होगा। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी को अंजलि का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उधर दूसरी तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उन्होंने बहुत सोच समझकर मीनाक्षी की शादी अंगद के साथ तय कर दी। अंगद एक अच्छा लड़का था, लेकिन आर्थिक हालत उसकी भी कुछ अच्छी नहीं थी। जब ये बात अंजलि को पता चली तो वो मीनाक्षी के पास आई और बोली, अरे मीनाक्षी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं।
हाँ हाँ कर लो शादी। वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही पुरानी सोच के हैं, जो अभी से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मीनाक्षी को अंजलि की ये बात बहुत बुरी लगती है। मीनाक्षी सोच लेती है कि अब वो अंजलि से कभी दोबारा बात नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की शादी अंगद से हो जाती है। अंगद बेशक ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन वो मीनाक्षी की सारी जरूरतों का ख्याल रखता था। ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक दिन अचानक मीनाक्षी के पास अंजलि का फोन आया। हेलो मीनाक्षी, कैसी हो तुम? अरे अंजलि, आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई ना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। शादी में तो मैं तुम्हें बुला नहीं पाई, तो सोचा एनिवर्सरी में ही बुला लेती हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगी। नहीं, हम लोग आ जाएंगे। और वैसे भी तुमसे मिलने का बहुत मन है मेरा। फिर मीनाक्षी और अंगद अंजलि की एनिवर्सरी की पार्टी में चले जाती हैं। अंजलि एक बहुत ही बड़े बंगले में रहती थी। ये सब देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। अंजलि के घर पर पहले से ही उसके बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। मीनाक्षी ने अंजलि को जैसे ही देखा तो तुरंत ही उसको गले से लगा लिया, लेकिन अंजलि ने उसे खुद से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, क्या कर रही हो मीनाक्षी? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी। और जब तुम आ ही गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब एजुकेटेड हाई क्लास की होती है। भला इस बारे में तुम क्या जानो? थोड़ी ही देर बाद अंगद भी वहाँ पर आता है। अंजलि अंगद को देखती है और बिना कुछ बोले अपने दोस्तों के साथ बात करने चली जाती है। मीनाक्षी अपने मन में ही कहती है, अगर अंजलि को यही सब करना था तो मुझे पार्टी में बुलाया ही क्यों है? थोड़ी देर बाद अंजलि मीनाक्षी को एक कोने में बुलाती है और उससे कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है मीनाक्षी। मेरी मैट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए उसे जाना पड़ा। अब सारे मेहमान आ गए हैं, खाना पीना सब देखना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है? अंजलि मीनाक्षी को किचन में लेकर जाती है और धीरे धीरे सारा काम उसी पर डाल देती है। अंगद को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अंजलि ने अपने पति से मीनाक्षी को मिलवाया तक नहीं और यहाँ तक कि उसने मीनाक्षी और अंगद से खाना खाने तक के लिए भी नहीं पूछा। ये सब देखकर आखिर में मीनाक्षी अंजलि से पूछ ही लेती है, अंजलि सच सच बताओ, तुमने इस पार्टी में मुझे किस हैसियत से बुलाया है? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? दोस्त? ओह गॉड, इस दुनिया में जी रही हो मीनाक्षी? तुमसे दोस्ती करना बचपन की बात थी। वैसे बराबरी की तो तुम मेरी तब भी नहीं थी, लेकिन अब तो तुम मेरे बगल में भी खड़ी रहने के लायक नहीं हो। जरा अपने कपड़े और स्टेटस को देखो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे काम संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। सोचा इस बहाने तुम भी मुंबई का हाई क्लास स्टेटस देख लोगी। और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे काम का अच्छा खासा पेमेंट कर दूंगी। अंजलि की ये बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अंगद मीनाक्षी की आंखों में आंसू देखकर उसे संभालता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंगद ने बहुत मेहनत की और उसका प्रमोशन हो गया। उसकी कमाई अब पहले से 3 गुना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के पति पर उसके ही कंपनी का एक एम्प्लॉई धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगा देता है। अंजलि और उसके पति की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ता है। अंजलि को जिन पैसों पर इतना घमंड था
वही अब उसके पास नहीं थे। मीनाक्षी को अपनी एक पुरानी दोस्त से अंजलि के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अंजलि की इस हालत के बारे में जानकर मीनाक्षी अपने पति से बात करती है। अंगद, मैं जानती हूँ कि अंजलि ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी मेरी दोस्त है। अगर आप ठीक समझे तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अंगद अंजलि और उसके पति के बारे में पता लगाता है और अपने एक दोस्त की मदद से उसकी हेल्प करता है। अंगद का दोस्त अंजलि और उसके पति को रहने के लिए घर देता है और उसके पति को एक नौकरी भी दे देता है। कुछ दिनों बाद अंजलि को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। अंजलि तुरंत ही मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मीनाक्षी, पैसों के नशे में चूर होकर मैंने तुम्हें ना जाने कितना कुछ कहा है। तूने प्रूफ कर दिया कि तुम हमेशा से सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इतना ही बहुत है। तुम बचपन में भी बहुत अच्छी थी, बस बीच में ही थोड़े टाइम के लिए भटक गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। इतना कहकर मीनाक्षी अंजलि को गले से लगा लेती है। उसके बाद दोनों फिर से बचपन की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं।